वेलकम टू स्टडी घर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, जो कि हम आज सॉल्व करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का 2017 का LLM का। अब आप ये सोचेंगे कि अब तो BHU अपना सेपरेट एग्जाम नहीं करवाता, तो अब हम ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं? तो ये सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ CUET जामिया LLM के लिए। ठीक है, अगर कोई भी आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या कहता है, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि कौन सा एनालिटिकल स्कूल से, इसका अगर हम इनडायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ें तो कौन सा पर्सन इनमें से, कौन से जूरिस्ट जो हैं जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म में एसोसिएट नहीं करते हैं। तो देखो, हमने जब जूरिस्प्रूडेंस हम देखते हैं तो उसमें जो एनालिटिकल स्कूल है उसमें जॉन ऑस्टिन उसके मेंबर हैं। ठीक है, हैंस कैल्सन भी है एंड HLA हार्ट भी है। तो कौन सा पर्सन नहीं है? OW होम्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? OW होम्स इसके करेक्ट जूरिस्ट हो जाएंगे कि ये एसोसिएट नहीं करते एनालिटिकल पॉजिटिविज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट किसने दिया था? इंटरेस्ट थ्योरी, अगर आपको इस जूरिस्प्रूडेंस को ही रिकॉल करना पड़ेगा, इंटरेस्ट थ्योरी वहां पे जब हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल में हमें आयरिंग की जो थ्योरी है, आयरिंग ने जो अपना थॉट्स दिया वो किस पे है? इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स पे दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ सॉवरेनिटी। इनमें से कौन सा सॉवरेनिटी का एट्रीब्यूट नहीं है? ठीक, तो कौन सा नहीं है? देखो, इलिमिटेबिलिटी भी है, इंडिविजुअलिटी भी है, कंटिन्यूटी भी है, बट इफेक्टिवनेस जो है वो क्या नहीं है? सॉवरेनिटी का एट्रीब्यूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या बात करता है, टाइम बार डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि टाइम बार डेट जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्या वो परफेक्ट राइट है, क्या वो इम्परफेक्ट राइट है, क्या वो पॉजिटिव राइट है, क्या वो पर्सनल राइट है? तो टाइम बार डेट जो है वो एग्जाम्पल है इम्परफेक्ट राइट का। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एंड आइडियल ऑफ लॉ वाज मेड बाय। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में और आइडियल ऑफ लॉ में डिस्टिंक्शन जो है किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ स्टामलर के द्वारा, जीन डेबिन के द्वारा, जॉन रॉल्स के द्वारा, या जेरोम हॉल के द्वारा? तो ये जो कॉन्सेप्ट इनके बीच में दिया गया, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन का, डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था रुडोल्फ स्टामलर ने। ठीक है, किसने दिया था? वो रुडोल्फ स्टामलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बात करता है, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से कौन एसोसिएट नहीं करते? एल्फ्रॉस, पुशुकानिस, या फिर एंटोनियो ग्राम्सी, या कार्ल रेनर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, एल्फ्रॉस। थी अबाउट proposal for codification was halted due to influence of। ये किस, जो थिबाउट प्रपोजल है कोडिफिकेशन के लिए वो जो दिया गया था, हॉल्टेड किया गया था, किसके इन्फ्लुएंस के कारण? सर हेनरी मेने, वॉन सेविनी, पुचता, या हार्डर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वॉन सेविनी के इन्फ्लुएंस के कारण उसको क्या किया गया था? कोडिफिकेशन के लिए थिबाउट प्रपोजल जो है हॉल्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ ये बोलता है कि जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन मोरालिटी ऑफ ड्यूटी एंड मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन वाज मेड बाय, किसके द्वारा ये मोरालिटी ऑफ ड्यूटी और मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन लेके आया गया है? तो देखो, इसको ना आप एक तरीके से लिंक कर सकते हो किस चीज़ से। हमने ना हार्ट एंड फुलर की वो पढ़ी थी, डिबेट पढ़ी थी जूरिस्प्रूडेंस में। तो हार्ट एंड फुलर तो ये बेसिकली मोरालिटी की जो बात करता है वो फुलर की थ्योरी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो मोरालिटी ऑफ ड्यूटी और मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन दोनों में डिस्टिंक्शन किसने किया था? LL फुलर ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोलता है, जो स्केप्टिकल मूवमेंट है, स्केप्टिकल मूवमेंट वो किसके द्वारा दिया गया था? तो स्केप्टिकल मूवमेंट यहाँ पे जॉन
डिकन्सन के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है कि अ रियलिस्ट मूवमेंट थिंकर हु हैज आर्ग्यूड फॉर टेम्पररी डाइवोर्स बिटवीन इज और ऑट इज। तो किसने, कौन रियलिस्ट मूवमेंट ऐसा है, कौन से ऐसे रियलिस्ट मूवमेंट के थिंकर हैं जिन्होंने क्या आर्ग्यू किया था इज और ऑट टू के बीच, ऑट के बीच में बात की थी। तो किसने, जीरोम फ्रैंक ने, कार्ल लेलेविलियन ने, हैगर स्टॉम ने या ऑलिव क्रॉनर ने। सो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लेलेविलियन ने, इस ये एक रियलिस्ट मूवमेंट के थिंकर थे, ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में आर्ग्यू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बात करता है इन हुज थ्योरी ऑफ लॉ कॉर्सन फाइंड्स नो प्लेस। किसकी थ्योरी ऑफ लॉ में, तो ये जूरिस्प्रूडेंस से लिया गया है कि कॉर्सन की जो है कोई जगह नहीं बताई गई, कुछ जगह उसमें नहीं मिली है। तो किसकी थ्योरी थी, आयरिंग की, जीरोम फ्रैंक की, हैंस केल्सन की या जॉन ऑस्टिन की। किसकी थ्योरी ऑफ लॉ में क्या नहीं बोला गया, कॉर्सन फाइंड्स नो प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू मी देखा जाए तो देखो, आयरिंग ने तो अपनी इंटरेस्ट थ्योरी दी थी, ऑस्टिन ने अपने पॉजिटिविज्म की थ्योरी दी थी, हैंस केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया था। तो ये जो थ्योरी ऑफ लॉ इन्होंने कॉर्सन से रिलेटेड दिया, ये दिया है जीरोम फ्रैंक ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है कि जूरिस्प्रूडेंस वाज द फर्स्ट ऑफ द सोशल साइंसेस टू बी बॉर्न। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, फर्स्ट सोशल साइंस है जो बॉर्न हुई है। ये स्टेटमेंट किसका था, वाइने, मॉरिसन का, लिलॉयड का, पैटॉन का या वुर्जेल का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग जूरिस्प्रूडेंस। तो ये दिया गया था, वुर्जेल ने ये बोला था कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या है, वाज द फर्स्ट ऑफ द सोशल साइंसेस टू बी बॉर्न, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 वो बोलता है विच स्कूल इज ब्लेम्ड फॉर जूरिस्टिक पेसिमिज्म। कौन सा स्कूल जो है जूरिस्टिक पेसिमिज्म की बात करता है। तो ये जो है हिस्टोरिकल स्कूल जो है, डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट करो, जूरिस्टिक पेसिमिज्म की बात हिस्टोरिकल स्कूल करता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग। तो ये स्टेटमेंट किसका था, रॉस्पाउंड का, सुक्राट्स का, प्लेटो का, अरिस्तु का, एरिस्टोटल का। तो किसने बोला था ये बोला था एरिस्टोटल ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको तो आप रट लीजिए, क्योंकि उनमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यहाँ पे मार्क सीकिंग जो क्वेश्चंस है, बहुत ही मजेदार चीज होने वाली है अगर आप सारे के सारे स्टेटमेंट्स को एक तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं वहां आपको बताती रहूंगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऑफ ऑल लीगल डेवलपमेंट्स लाइज नॉट इन लेजिस्लेशन नॉर इन ज्यूरिस्टिक साइंस नॉर इन जुडिशियल डिसीजन बट इन सोसाइटी सेल्फ। क्या कह रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये देखो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सभी लीगल डेवलपमेंट्स की किस चीज में लाए नहीं करती, लेजिस्लेशन में भी लाए नहीं करती, जुरिस्टिक साइंस में भी नहीं करती, जुडिशियल डिसीजन में भी नहीं करती, बट किस चीज में करती है, सोसाइटी में करती है, सोसाइटी में करती है। तो ये स्टेटमेंट किसका था, जोसेफ कॉलर का, यूजन एहरलिच का, मैक्स वेबर का, तो या दुर्खीम का। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोला गया था, इस ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था यूजन एहरलिच के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, हु हैज व्यूड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एज इरेशनल आइडियल्स। तो आप इसके की पॉइंट्स को भी याद कर सकते हो कि इरेशनल आइडियल्स को किस तरीके से किस जूरिस ने बोला था। तो ये हैंस केल्सन ने बोला था। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये एकदम याद, एकदम कनेक्ट करना चाहिए यहाँ पे, हु हैज व्यूड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एज इरेशनल आइडियल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को इरेशनल आइडियल्स के तरीके से व्यू अप करने वाले कौन से जूरिस थे, तो ये थे हैंस केल्सन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, द टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस जिन्होंने डिलीवर किया फेमस 2G जजमेंट इन February 2012 वो कौन थे, जस्टिस GS सिंघवी,
जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस जीएस सिंघवी, जस्टिस ए के गांगुली, जस्टिस एसएच कपाड़िया या फिर जस्टिस ए के गांगुली, जस्टिस मौली कुमार प्रसाद या जस्टिस एचएल गोखले। तो कौन सा इसमें जो है राइट ऑप्शन है? फेमस टू जी जजमेंट किन जजेस के द्वारा दिया गया था? तो फेमस टू जी जजमेंट दिया गया था जस्टिस जीएस सिंघवी एंड जस्टिस ए के गांगुली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि क्या बात करता है, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड? गोवा का है, ठीक है। रीजन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ द पर्पज ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से कौन सा जो है क्या नहीं है, स्टेट नहीं है, किस के पर्पज के लिए? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में हम क्या पढ़ते हैं? स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो उसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें फॉल नहीं होता? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे खुद इसमें कंफ्यूजन होती थी। लेकिन फिर आपको क्या करना है, आर्टिकल 12 में जितनी भी चीजें फॉल होती हैं उसको एक लिस्ट में लिख लो, ठीक है। एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी चीजें उसमें फॉल होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। अब इसी क्वेश्चन से आप क्या याद कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें जो है स्टेट के परव्यू में फॉल होंगी? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो जाएगी, ठीक। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगी, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोलता है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? तो क्या है बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कौन सा स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है किस चीज का, जहां पे स्टेट क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रख सकती है? तो क्या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? सो अकॉर्डिंग टू मी जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है जहां पे स्टेट क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लागू कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 आता है, यहाँ पे क्या बोलता है, द अप्रोप्रिएट रिट विच हैज बीन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू क्वेश द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट? तो कौन सी वो अप्रोप्रिएट रिट होगी? तो दो रिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी, सर्श्योररी और प्रोहिबिशन। दोनों ही एक दूसरे से क्या करती हैं, इंटरलिंक करती हैं, सिमिलर ही ये हम कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपॉइंटमेंट क्वेश करने की जो पावर होगी वो होगी सर्श्योररी रिट में, ठीक है। तो सर्श्योररी रिट को इशू करके सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकता है, क्वेश कर सकता है हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट लिमिटेड ओरल हियरिंग ऑफ रिव्यू पिटिशन इज मैंडेट बाय आर्टिकल 21, क्या है, मैंडेटेड की गई है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द केस। अब यहाँ पे केस लॉज भी पूछे जाते हैं। तो किस केस में ये बोला गया कि जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है कि लिमिटेड ओरल हियरिंग ऑफ रिव्यू पिटिशन को मैंडेटेड किया गया? कमलेश वर्मा वर्सेस मायावती के केस को, एमएस नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इन दिल्ली, चंद्रकांता वर्सेस शेख हबीब के केस में, या फिर मोहम्मद आरिफ एंड अदर्स वर्सेस द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है? तो मुझे तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये पता है कि मोहम्मद आरिफ एंड अदर्स वर्सेस द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था लिमिटेड ओरल हियर। क्वेश्चन है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी सब कमेटी? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब का क्वेश्चन आ गया, ये हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, बैकग्राउंड को पढ़ते हैं, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसको चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी सब कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को,
या फिर जवाहरलाल नेहरू को, एच.सी. मुखर्जी को, या फिर जे.बी. कृपलानी को? तो एच.सी. मुखर्जी को वहां पे क्या बनाया गया था? चेयरमैन बनाया गया था माइनॉरिटी सब कमेटी का। ठीक है, माइनॉरिटी सब कमेटी का चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? ये बोलता है अभिराम सिंह वर्सेस सी.डी. कोमाचेन 2017 का ये केस था। डिसेंटिंग ओपिनियन इज एक्सप्रेस बाय, किसके द्वारा जो है डिसेंटिंग ओपिनियन दी गई थी? जस्टिस मदन बी लोकुर के, जस्टिस टी.एस. सिंह के, डी.वाई. चंद्रचूड़ के, या फिर ऐसे बोबड़े के द्वारा? तो जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन दी गई थी इस केस लॉ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 499। केस लॉ के रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन है। एंड 500 आईपीसी का किस बारे में बात करता है? ये जो बात करता है ये डिफामेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, डिफामेशन के बारे में बात करता है आईपीसी और क्या 499 एंड 500। अब इसके साथ साथ सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी, तो किसने किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन सेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड की थी? सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या आरआर गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु? तो इसमें ये जो केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 499 एंड 500 साथ ही साथ सीआरपीसी का 199 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड की थी। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस केस रूल्ड दैट एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हु वाज कन्विक्टेड एंड अवॉर्डेड मैक्सिमम ऑफ 2 years की पनिशमेंट उनको मिली है इम्प्रिजनमेंट वुड लॉस मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो किस केस में बोला गया था? तो यहाँ पे हमें उस केस को ढूंढना है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो लिली थॉमस का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर मैक्सिमम 2 साल की इम्प्रिजनमेंट उसको अवॉर्ड की गई है तो वो इमीडिएट इफेक्ट से अपनी क्या कर देगा? मेंबरशिप खो देगा। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे केस लॉ को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बात करता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट नाइट पिटिशन वाज रिजल्ट ऑफ। तो इसका कीवर्ड जो है वो है जो लेट नाइट पिटिशन है वो कौन से केस में इसका हेल्ड किया गया था या कौन सा केस इससे रिलेटेड है? अब मोहम्मद याकूब अब्दुल रजाक मेमून का वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मोहम्मद अजमल अमीर कसाब का महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर का स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रबल पटेल का। तो कौन सा केस लॉ इसमें सही है? तो याकूब अब्दुल रजाक मेमून वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 जो बोलता है, देखो केस लॉ के रिगार्डिंग कितने केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉल्ड इट्स अर्लियर ऑर्डर 15 दिसंबर 2015 एंड अपॉइंटेड, किस जस्टिस को अपॉइंटेड किया जो कि फॉर्मर जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे अंडर आर्टिकल 142? क्योंकि 142 के पास सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, तो ये आर्टिकल याद रखना। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ लोक आयुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपॉइंट किया गया था। जस्टिस वीरेंद्र सिंह को, जस्टिस संजय मिश्रा को, जस्टिस विमलेश कुमार को या जस्टिस तरुण अग्रवाल को? कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको सही लगता है? जल्दी से गेस कीजिए। तो जस्टिस संजय मिश्रा को जो है ये अपॉइंट कर दिया गया था लोक आयुक्त। लोक आयुक्त किसको अपॉइंट किया गया था? जस्टिस संजय मिश्रा को 2015 का ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का आया था उसके अंतर्गत। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 29। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देखो बीएचयू ने बीएचयू का ही क्वेश्चन ले लिया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आइडेंटिफाई द रेलिवेंट एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ठीक क्या डिक्लेयर पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया, ठीक है,
तो उसके द्वारा इसको किस तरीके से जाना जाता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये जो है किस एंट्री में हमने हमारी जो क्या है 3 लिस्ट हैं, उन लिस्ट में अलग अलग एंट्रीज हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो 7 शेड्यूल में ये डील करती हैं तीनों लिस्ट। तो किस 7 शेड्यूल की किस एंट्री में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो ये एंट्री नंबर 63 है ऑफ लिस्ट 1 की। और अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस था 2002 का। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि क्यूरेटिव पिटिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी फर्स्ट टाइम इवॉल्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस केस के अंतर्गत, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के। अब क्यूरेटिव पिटिशन जो है जनरली क्या है उसमें, क्या वो हियर्ड इन ओपन कोर्ट एंड इज सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या ये ऑप्शन सही है, या वो हर्ड इन ओपन कोर्ट एंड इज सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 5 जजेस की बेंच को सर्कुलेट की जाती है, हर्ड इन ओपन कोर्ट एंड इज सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 7 जजेस, या नॉट हर्ड इन ओपन कोर्ट एंड इज सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस हु पास द जज अंडर चैलेंज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो ओपन कोर्ट में तो नहीं सुनी जाती उसकी हियरिंग, एंड ये जो सर्कुलेटेड होती है 3 जजेस बेंच को होती है, और वो भी सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जिन्होंने चैलेंज के अंतर्गत क्या किया होगा, जजमेंट पास किया होगा। ठीक, फिर क्या आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आए हुए हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट एडजुडिकेशन ऑफ फतवा does not have force of land and therefore cannot be enforced by any process using coercive method। तो इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस में से सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, एडजुडिकेशन ऑफ फतवा क्या नहीं करेगा, फोर्स ऑफ लॉ नहीं करता, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द प्रोसेस ड्यूरिंग कोर्सिव मेथड। किस केस में, क्लैरेंस पेस के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, अब्दुल गनी सोफी वर्सेस हज कमेटी के, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, या विश्व लोचन मदन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो इससे रिलेटेड, फतवा से रिलेटेड जो केस था दैट इज विश्व लोचन मदन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। एन अपील इन द नेम ऑफ रिलीजन रेस कास्ट कम्युनिटी इज इम्परमिसेबल अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ठीक, 1951। तो वो क्या है, इम्परमिसेबल है and would constitute a corrupt practice. This observation was made by the Supreme Court in Abhiram Singh versus CD कोमाचन के केस में, या फिर अभिराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुंदर लाल पटवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो अभिराम सिंह वर्सेस CD जो कोमाचन का केस था, उस केस में क्या बोला गया था कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1959 का, जिसके अंतर्गत आप अपील लेके आ रहे हो, वो इम्परमिसेबल होगी और ये कॉन्स्टिट्यूट करती है करप्ट प्रैक्टिस को। तो ये केस लॉ था अभिराम सिंह वर्सेस CD कोमाचेन का। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनेक्ट हुआ था 1872 में। एन अग्रीमेंट विद द माइनर इन इंडिया, अगर अग्रीमेंट हम करते हैं माइनर के साथ इंडिया में, तो वो क्या होगा, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल या वैलिड। सो दैट वुड बी अ वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि वॉइड एब इनिशियो यहाँ से एक वो निकल के आती है, मैक्सिम निकल के आती है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से ही शून्य, तो वो यहाँ पे अग्रीमेंट जो है क्या होगा, वॉइड अग्रीमेंट होगा। वेजरिंग अग्रीमेंट इज डिफाइंड इन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, वेजरिंग अग्रीमेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 39, नहीं सेक्शन 30, 31, 32। तो सेक्शन 30 में वेजरिंग अग्रीमेंट दिया गया। लिमिटेशन पीरियड फॉर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 साल का होता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन पीरियड, 2 साल का होता है, कितना मैंने आंसर तो पहले ही बता दिया, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। ठीक है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बात करता है, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय। तो देखो हमने
डिस्चार्ज की कुछ चीजें पढ़ी थी कि कैसे कैसे आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो, फॉर्म्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट में, पढ़े होंगे आपने भी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से परफॉर्मेंस के द्वारा आप डिस्चार्ज कर सकते हो, वेवर के द्वारा कर सकते हो, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा कर सकते हो। सो ऑल ऑफ द अबव, आप इन सभी के द्वारा क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, एक अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गेन और लॉस प्राइज मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ क्रिकेट मैच। तो ये वेजरिंग अग्रीमेंट से रिलेटेड है। वेजरिंग अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर कोई भी पर्सन जो है, ये जिन्होंने अग्रीमेंट किया था कोई प्राइज जीतने और हारने की बात है उसमें क्रिकेट मैच को लेकर, तो यहाँ पे वो अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड अग्रीमेंट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रपोजल को प्रॉमिस बनने के लिए एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, तो वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बात करता है, एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ अ माइनर क्या होगी, वॉइड होगी, वॉइडेबल होगी, वैलिड होगी, या नन ऑफ द अबव होगी। अब जब हम रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की बात करते हैं, सेक्शन 26 हमारी बात करती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वहां पे एक चीज है, अगर आप अडल्ट पर्सन की रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए अग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो तो वॉइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इन दी सेम इंस्टेंस यहाँ पे माइनर की बात की गई है, तो वो जो अग्रीमेंट है रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज का, दैट वुड बी वैलिड अग्रीमेंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। किसकी, माइनर की, क्योंकि माइनर की शादी आप करवा रहे हो तो वो तो ऑलरेडी है, वॉइड मैरिज हो जाएगी ना, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फाइन राइट्स। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बात करता है कि जो ट्रांसफर है किस चीज का, कॉन्ट्रेक्चुअल फाइन राइट्स का, क्या है, अकॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो होगा फाइन राइट्स असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 41 ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट फाइंड्स राइट्स assignment of contract. Question number 42 which of the following case is on the meaning of immorality से related कौन सा केस है, राम स्वरूप वर्सेस बंसी मंदर का, फतेह सिंह वर्सेस सांवल सिंह का, अब्दुल वर्सेस हुसैन भाई का, घेरूलाल वर्सेस महादेव दास का। तो घेरूलाल वर्सेस महादेव दास का जो केस है वो रिलेटिंग है इमोरलिटी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हारिस वर्सेस निकर्सन रिलेट्स टू ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, या फिर इनविटेशन टू ऑक्शन। तो ये जो हारिस वर्सेस निकर्सन का केस है दैट इज इनविटेशन टू ऑक्शन से रिलेटेड केस यहाँ पे है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या बात करता है, एजेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एजेंट किस में डिफाइन किया गया है, तो 182 जो है सेक्शन नंबर 182 उसमें एजेंट को डिफाइन किया गया है। हार्टलेस रूल 182 किसका, 182 हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। हार्टलेस रूल रिलेटेड टू डैमेजेस से रिलेटेड है, फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या फिर काजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो डैमेजेस से रिलेटेड ये रूल है। क्वेश्चन नंबर 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा मोड नहीं है किस चीज का, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। देखते हैं, अग्रीमेंट के द्वारा आप डिस्चार्ज कर सकते हो, ब्रीच के द्वारा कर सकते हो, परफॉर्मेंस के द्वारा कर सकते हो, बट आप जो है असाइनमेंट के द्वारा जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते असाइनमेंट के द्वारा। A loss sustained in a breach of contract is acquittance by payment of, एक लॉस जो है सस्टेन किया गया है किसमें, इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या होगा, बाय पेमेंट ऑफ जनरल डैमेजेस, एग्जेम्पलरी डैमेजेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेजेस, तो उसको क्या मिलेंगी, उसको जनरल डैमेजेस यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48 अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी। यहाँ पे क्या बात करता है, जब हम क्या पढ़ते हैं काजी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, तो देख लेना सेक्शन 72 आई थिंक 71 या 72 इस चीज से डील करता है कि एक पर्सन अगर कोई वो गुड्स ले लेता है, फाइन करता है, अब लेकिन वो बिलोंग करती है किसी दूसरे पर्सन को, अब वो उनको अपनी कस्टडी में लेके चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो अपनी कस्टडी में लेके जा रहा है उसको, तो क्या वो ओनर हो जाएगा उनका, या फिर वो प्लेजी हो जाएगा, या फिर वो बेली हो जाएगा, या फिर वो कस्टोडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे
तो ये बात करता है कि वो सेम किसकी कैटेगरी में आएगा, बेली की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई पर्सन कोई गुड्स फाइंड करता है और उसके साथ साथ क्या होता है, उसको अपनी कस्टडी में ले लेता है, तो यहाँ पे क्या डील करेगा, किससे रिलेटेड डील करेगा, तो वो बेली से रिलेटेड डील करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, टॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम टॉटम विच मीन्स, जो कि कौन सा टर्म है, जर्मन टर्म है, इंग्लिश टर्म है, लैटिन टर्म है, फ्रेंच टर्म है। तो टॉटम जो है एक लैटिन टर्म है, ठीक है, तो उससे ड्राइव हुआ है टॉटम, अ रॉन्गफुल एक्ट की बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 बात करता है इन लॉ ऑफ टॉट जो डैमेजेस हैं, डैमेजेस टर्म जो है इज यूज टू एक्सप्रेस वन डैमेज कॉज, मैनी डैमेज कॉज, चेन ऑफ कॉजेशन कॉज, या कंपनसेशन फॉर लॉस कॉज्ड। सो डैमेजेस जो होती हैं वो क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस कॉज्ड होती हैं, कंपनसेशन फॉर लॉस कॉज्ड। क्वेश्चन नंबर 51, हु ऑब्जर्व्ड जस्ट एज क्रिमिनल लॉ consist of a body of rules establishing a specific offense, so the law of torts consists of body of rules establishing specific injuries। तो किसने ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट करता है एक बॉडी ऑफ रूल्स को, किस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक स्पेसिफिक ऑफेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, सेम इसी तरह लॉ ऑफ टॉर्ट में कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं स्पेसिफिक इंजरीज को एस्टैब्लिश करने के लिए। सर पॉलक ने, प्रोफेसर विनफील्ड ने, सालमन ने, या फिर ऑटकिन ने। तो किसने बोला था, तो ये बोला था सालमन ने। सालमन ने बोला था कि जैसे क्रिमिनल लॉ में कंसिस्ट बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑफेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, ऐसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट में बॉडी ऑफ रूल्स एस्टैब्लिश होंगे स्पेसिफिक इंजरीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 52 जो कि बात करता है किस चीज से, फर्दर टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, नॉलेज ऑफ बीइंग डिटेन्ड नेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है, डिस्क्रेशनरी है, इन सम केस नेसेसरी होगी या इन सम केस नेसेसरी नहीं होगी। सो टॉर्ट में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के केस में क्या होता है, जो नॉलेज है डिटेन करने की वो जरूरी नहीं है, इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्यूएंडो इज, ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने डिफामेशन में पढ़े, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रीमा फेसी इनोसेंट। ट्रेसपास टू लैंड इज, ट्रेसपास टू लैंड क्या होगा, इज ट्रेस द बोनिस एस्पोर्टेटिस, ट्रेस एब इनियोइस, ट्रेस ने एस्कॉर्टेटिस डेमिल, ट्रेस क्वार क्लोजम फेरजिट। तो इसमें क्या बात करता है, ट्रेसपास टू लैंड जो है, तो ट्रेसपास क्वार क्लोजम फ्राइजिट, करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो किस चीज के बारे में बात करता है, प्रॉफिट्स अ प्रेंद्रे इज रिलेटेड टू take, right to take something of high ocean, right to take something of his own body, right to take something of his own land, या फिर right to take something of the land of another person। तो profits of prendre is relating to right to take something of the land of another person, option number D। 56 क्वेश्चन क्या बोलता है, tort of slander of title is injurious to person's title to, tort of slander जो है टाइटल का इज इंजूरियस टू पर्सन्स टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी बोथ, नीदर इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका क्या बात किया गया कि दोनों ही प्रॉपर्टी में ये क्या होगा, अप्लाई होगा, इस टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ भी होगा, साथ में मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर 1868 in which rule of strict liability was laid down was decided by, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है राइलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस, किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड एटकिन, लॉर्ड डेवलिन, लॉर्ड लॉथ, लॉर्ड कैंट्स, लॉर्ड कैंट्स के द्वारा दिया गया था ये फेमस केस का जजमेंट। 58 क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, इन केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मॉडर्न कल्टीवेटर्स 1965 का था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल फॉर इरिगेशन, क्या वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है,
ना नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, ना ही नेचुरल यूज ऑफ लैंड, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। तो वो क्या होगा यहाँ पे, इरिगेशन के लिए हो रहा है ना, दैट इज द नेचुरल यूज ऑफ लैंड की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, न्यूले इंजूरियस एस्ट को इनवॉलेंटी फियाट मैगजीन। देखो ये जो है ना, ये इस मैगजीन का उल्टा दिया हुआ है। ठीक, हम कह सकते हैं इसका अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन करें, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। जहाँ हमने किस चीज में इसको पढ़ा था, टॉर्ट के डिफेंस वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था। जब हम डिफेंस लेते हैं तो क्या उसमें प्राइवेसी डिफेंस ली जाता है, प्राइवेट डिफेंस ली जाता है, कंसेंट डिफेंस लिया जाता है, या कन्वीनियंस का डिफेंस। तो क्या होता है वहां पे, कंसेंट डिफेंस की बात आई थी कि अगर किसी पर्सन ने कंसेंट ली किसी रिस्क को टेक करने का, कंसेंट दी है बाय हिज प्रॉपर कंसेंट, तो वहां पे वो जो है उस चीज को डिफेंस के रूप में नहीं ले सकता। बट ये जो डिफेंस होगा डिफेंडेंट के लिए हो जाएगा कि आपने प्रॉपर कंसेंट दी थी इस चीज के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय एम्प्लॉय व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज अंडर। सो जो एम्प्लॉयर है वो क्या होगा, लायबल होगा टॉर्ट के लिए जो कि कमिटेड किया गया है एम्प्लॉय के द्वारा। कब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में, नीदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, नीदर ईदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर सर्विस के लिए। सो एम्प्लॉयर लायबल होता है एम्प्लॉय के वर्क में। अगर एम्प्लॉय कोई भी टॉर्ट कर देता है जब वो एम्प्लॉयमेंट में होता है अपने, किस चीज के अंतर्गत आएगा ये, जब उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात की जाएगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बात करता है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल लेड डाउन इन केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इम्पोजेस लायबिलिटी ऑफ। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल जो है वो ले डाउन किया गया था इन केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1987 के केस में। सो ये लायबिलिटी किस पे करती है, एनी पर्सन इंडल्ज इन हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी, एनी एंटरप्राइज इंडल्ज इन हजार्डस और इनहेरेंटली damages dangerous activity, या एनी मैन इंडल्ज इन हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी, एनी स्टेट इंडल्ज इन हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी। तो इसकी जब हम बात करते हैं यहाँ पे, एंटरप्राइज जो कि इंडल्ज है किससे, हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी से। तो यहाँ पे किस को लेके आया गया, एंटरप्राइज को लेके आया गया। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का रूल जो ले डाउन किया गया था एमसी मेहता के केस में, उसमें ऑप्शन नंबर बी को बोला गया कि कोई भी एंटरप्राइज जो कि इंडल्ज है किसी हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में, तो वो यहाँ पे क्या करेगी, डील करेगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटो। क्या है ये प्रिंसिपल, क्या ये डैमेजेस को शिफ्ट करता है, डैमेजेस को शिफ्ट करता है या फिर ऑनर्स ऑफ प्रूफ को या डिफेंडेंट्स की लायबिलिटी को। रेस इप्सा लॉक्यूटर का मतलब होता है द थिंग जो स्पीक करती है इटसेल्फ, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेस इप्सा लॉक्यूटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या बोलता है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करता है। ठीक है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करेगा। पब्लिक न्यूसेंस क्वेश्चन नंबर 63 क्या बात करता है, पब्लिक न्यूसेंस बिकम्स टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस व्हेन एक्ट ऑफ न्यूसेंस कॉजेज कॉमन इंजरी और annoyance to public, interference in community rights, interferes with health of locality, particular and substantial injury to a person। पब्लिक न्यूसेंस कब टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस बन जाता है, जब वो किस तरीके से वर्क करेगा, जब वो, यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है इस क्वेश्चन की, कोई पब्लिक न्यूसेंस है, वो हम किस में पढ़ते हैं, आईपीसी में पढ़ते हैं पब्लिक न्यूसेंस। कब टॉर्ट का न्यूसेंस कब बनेगा, कब बनेगा, जब वो कोई न्यूसेंस का एक्ट करेगा। और टॉर्ट में हम क्या पढ़ते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का आप क्या कर रहे हो, राइट्स इन्फ्रिंज कर रहे हो। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट पर्सन का, प्राइवेट इंडिविजुअल का आप राइट क्या कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एंड सब्सटेंशियल इंजरी हो रही है किसी भी पर्सन की, दैट वुड बी द टॉर्ट में न्यूसेंस काउंट होगा। ठीक, समझ में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बात करता है, इन केस ऑफ वेगन माउंट केस। वेगन माउंट केस बहुत इंपॉर्टेंट है।
एन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ टॉर्ट लाइबिलिटी वॉज लेड डाउन। तो इसमें क्या है कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी जो है ले डाउन की गई थी? टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी, नीदर, इनमें से कोई भी नहीं, या फिर टेस्ट ऑफ रैशनल अपोर्शनमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो ये जो वेगन माउंट का केस है, इसमें टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी को ले डाउन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बात करता है? ए क्या करता है, एक लोडेड रिवॉल्वर जो है डेड मैन को दिखाता है एंड डिसऑनेस्टली रिमूव कर देता है वैल्यूएबल्स फ्रॉम डेड बॉडी। विच ऑफेंस हैज ए कमिटेड? क्या उसने सिर्फ थेफ्ट किया, या रॉबरी की, या एक्सटॉर्शन किया, या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया? तो उसने क्या किया यहाँ पे, उसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बात करता है? एक वुमन है was passing through a deserted street. Suddenly X उसके पास आता है in front of her and showing knife removes jewelries from her body. उसको चाकू दिखाकर उससे ज्वेलरी लेने लगता है। अब यहाँ पे एक्स ने क्या कमिट किया ऑफेंस? यहाँ पे तो ये डेड बॉडी था, तो ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है। क्या यहाँ पे भी होगा? नहीं। यहाँ पे वो उसने क्या किया? रॉबरी की, एक्सटॉर्शन किया, थेफ्ट किया, या रॉबरी बाय थेफ्ट किया? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको क्या सही लगता है? अकॉर्डिंग टू मी तो देखो, उसने एकदम वो उसके सामने आ गया और उसको चाकू दिखाया जिससे वो डर गई। ठीक है, तो उसने ज्वेलरी उसने ले ली, तो यहाँ पे उसने रॉबरी बाय थेफ्ट किया। रॉबरी में भी तो एक फियर ऑफ डेथ होता है ना, तो यहाँ पे उसको चाकू दिखाकर एक फियर ऑफ डेथ में लेके चला गया था वो पर्सन। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बात करता है? वाइल डिस्टिंग्विशिंग अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस फ्रॉम इट्स मेयर प्रिपरेशन which principle was applied by the Supreme Court of India in Malkiyat Singh versus State of Punjab? तो मलकीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था? विच प्रिंसिपल वाज अप्लाइड? प्रॉक्सिमिटी का, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी का, लोकस स्पॉन्टेनियाई का, या सोशल डेंजरस थ्योरी का? तो यहाँ पे क्या डिस्टिंग्विश किया जा रहा था? अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस फ्रॉम इट्स मेयर प्रिपरेशन से। सो लोकस पॉइंटेंशियाई थ्योरी था। प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना इसकी, पॉइंटेंशिए, लोकस पॉन्टेंशियल थ्योरी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन डिस्टिंग्विशिंग अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम एंड इट्स मेयर प्रिपरेशन? क्या इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी इज एप्लीकेबल इन इंडिया? इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी लगती है? नहीं, इंडिया में तो नहीं लगती इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी जो है। क्या उसके बाद अगर देखा जाए, एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी इज एप्लीकेबल इन इंडिया, रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी इज एप्लीकेबल इंडिया, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल इंडिया। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी जो है इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बात करता है? ये बोलता है इंडियन पीनल कोड 1860 डज नॉट रिकॉग्नाइज द पनिशमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ को। क्वेश्चन नंबर 70 द एक्सप्रेशन डिसऑनेस्टली हैज बीन डिफाइंड अंडर आईपीसी। डिसऑनेस्टली की जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन की गई है आईपीसी में। इंटेंशनली कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, या फिर कॉजिंग रॉन्गफुल गेन और लॉस, या फिर इंटेंशनली कॉजिंग रॉन्गफुल गेन और लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कॉजिंग गेन की बात भी की गई है और लॉस की भी बात की गई है। तो ये जो डेफिनेशन है डिसऑनेस्टली की, ये आप देख लीजिएगा आईपीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बात करता है? प्रीवी काउंसिल पॉइंटेड आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन इन द केस ऑफ। प्रीवी काउंसिल ने किस केस में कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन को पॉइंट आउट किया था? तो प्रीवी काउंसिल ने बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में, या फिर एम्परर वर्सेस सादा शिव नारायण के केस में, या फिर महबूब शाह वर्सेस एम्परर, एम्परर वर्सेस विनायक दी सावरकर के केस में? तो किसके केस में जो है प्रीवी काउंसिल ने पॉइंट आउट किया था इस डिस्टिंक्शन को? महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में पॉइंट आउट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 72, द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, किस चीज का, मिसचीफ का, एक्सटॉर्शन का, चीटिंग का, या रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन का। तो देखो, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है मिसचीफ का, 425 ऑफ आईपीसी देख लेना, आईपीसी का मिसचीफ के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 73, मैक्सिम Dolly incapax is applicable with respect to act done by a child who is, तो डॉली इनकैपेक्स का मतलब होता है नासमझ गुड़िया, ठीक है, जो कि समझदार नहीं है, नासमझ गुड़िया की बात यहाँ पे की गई है, नासमझ डॉल, हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो नासमझ गुड़िया जो है बिलो 7 years ऑफ एज अगर कोई वो करे क्राइम, ये एप्लीकेबल किस पे होगा, या बिलो 12 years ऑफ एज, अबव 7 years बट अंडर 12 years, अंडर 18 years ऑफ एज। तो अगर वो 7 साल के नीचे की है, ठीक है, बच्चा जो है, चाइल्ड जो है वो 7 साल से कम उम्र का है, तो उस पे ये जो मैक्सिम है ये अप्लाई करेगी। अगर उसने कोई क्या कर दिया है, ऑफेंस कर दिया है, तो उसको उस चीज की समझ नहीं है। अगर उसने कोई गन चला दी है, ठीक है, गन शॉट कर दिया है, तो उसको जब समझ ही नहीं है तो वो किस क्यों कैसे क्राइम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है इस मैगजीन को अप्लाई करेगा। 74, विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन मैकनॉटन केस, सो किस सेक्शंस को मैकनॉटन रूल्स पे बेस्ड बताया गया आईपीसी के, सेक्शन 86, 85, 84 या 81। तो देखो, ये जो मैकनॉटन का रूल है ना, ये अप्लाई करता है किस पे, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और अनसाउंड माइंड हमारे सेक्शन 84 में दिया गया है। तो आप इसको इस तरीके से लिंक अप करो कि मैकनॉटन का रूल जो है वो अनसाउंड माइंड पर्सन के एक्ट के ऊपर है, और अनसाउंड माइंड जो हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 84 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बात करता है, पर्सन कैन गिव कंसेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ, तो 12 साल की एज उसने अटेन कर ली हो। क्वेश्चन नंबर 76, अ पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ में अवेल द डिफेंस अंडर सेक्शन, तो अगर एक पर्सन जो है वो कंपेल्ड किया गया, थ्रेट उसको दी गई इंस्टेंट डेथ की, में अवेल द defense under the section 94 of the IPC if the offense committed by him wage war against the government of India, abatement or attempt of wage war against government of India, sedition या murder। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी सेडिशन, तो उसके द्वारा जो ऑफेंस कमिट किया जाएगा सेडिशन के अंतर्गत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो अवेलेबल नहीं होता किसके अगेंस्ट में, थेफ्ट के, मिसचीफ के, क्रिमिनल ट्रेसपास के, या चीटिंग के। तो चीटिंग के अगेंस्ट में आप प्राइवेट डिफेंस के राइट को यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवा सकते क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी does not extend of voluntary causing death of the wrongdoer in the offense is, if the offense is, जो right of private defense है property का वो extend नहीं करता voluntary causing death को wrongdoer की, अगर offense house breaking का हो by night, mischief by fire committed on a building used as human dwelling, mischief by fire committed on any abandoned building, mischief by fire committed on any tent used a place of for the custody of property। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड नहीं करेगा अगर मिसचीफ हुई है किसके द्वारा, फायर के द्वारा, कमिटेड ऑन एनी अबंडेंट बिल्डिंग, ठीक है, वहां पे वो खाली पड़ा हुआ है तो उसमें की गई है अगर। क्वेश्चन नंबर 79, द मैक्सिम फ्यूरोसिस फ्यूरो नॉन लोको एस्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ डिफेंस इन सेक्शन। तो आप इसको पहली चीज तो ये देखो, फ्यूरोसिस फ्यूरोरो नॉन लोको एस्ट, दैट लीगल मैक्सिम जो है रिलेट करती है रिलेटिंग टू द मैडनेस। अब मैडनेस किससे रिलेटेड है, 83, 84, 85 या 86, अभी हम ये पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, तो ये है सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, सर्जियन पॉलर इन रेनियर वर्सेस फोगासा 1552 का केस था ये, गेव रिकॉग्निशन इन द डिफेंस ऑफ मिस्टेक, नेसेसिटी, ड्यूरस, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। तो ये जो केस था ये केस रिलेटिंग था नेसेसिटी के ऊपर, ठीक है।
Question number 81. The following program may be an example of green economy in India. जनरल क्वेश्चन है, ग्रीन इकोनॉमी स्वच्छ भारत अभियान नहीं, ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, जल यातायात भी नहीं है, नमामि गंगे भी नहीं है, मनरेगा जो है दैट वुड बी द प्रोग्राम मे बी एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 82 जो कि बात क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैन नॉट बी डेलीगेटेड. इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंतर्गत क्या नहीं हो सकता, डेलीगेटेड नहीं किया जा सकता. पावर टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, पावर टू गिव डायरेक्शंस, पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंट पॉल्यूशन. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन नंबर 83 क्या बात करता है, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया 2006 acknowledges the following as cause of degradation of environment. तो ये जो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी है इंडिया की 2006 की, ये इन फॉलोइंग कॉज में से कौन सा कॉज है जो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए एक्सेप्ट, किसको छोड़कर. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये है, सबसे पहले क्या आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ आ गई है, पुअर रिसोर्सेज चॉइस आ गई है, रिसोर्स यूसेज चॉइस, पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पीपल. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पीपल पार्टिसिपेशन. ये इसका एक जनरल एक्सेप्शन बन जाता है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 84. क्वेश्चन नंबर 84 क्या बात करता है, in case of inconsistency between the reports of government and pollution control board over a sample, the report of the following shall be admissible. ये क्या बात करता है कि इनकंसिस्टेंसी के केस में जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की होगी ओवर अ सैंपल पे, तो किसकी रिपोर्ट जो है क्या होगी, एडमिसेबल होगी, गवर्नमेंट लैब की, बोर्ड्स लैब की, रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली अग्री लैब, या फिर कोर्ट में डिटरमाइन. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, गवर्नमेंट लैब की जो रिपोर्ट होगी वो एडमिसेबल मानी जाएगी. अब आता है क्वेश्चन नंबर 85. क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इनमें से कौन सा जो है सच बात है. स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में डिक्लेयर एनी एरिया एज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया. स्टेट गवर्नमेंट किसकी कंसल्टेशन के साथ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ ये डिक्लेयर करेगी किसी एरिया को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी एरिया एज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी एरिया एज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी एरिया एज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ किसी एरिया को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया जो है वो डिक्लेयर कर देगी. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 85. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 86 क्या बात करता है, ये बात करता है पावर टू गिव इंस्ट्रक्शन फॉर ensuring automobiles emission standards has been laid down under. तो जो पावर है किस चीज़ की, इंस्ट्रक्शंस देने की, फॉर ensuring automobiles एमिशन स्टैंडर्ड्स हैज़ बीन ले डाउन अंडर, किसके अंतर्गत स्टैंडर्ड्स को ले डाउन किया गया है, मोटर व्हीकल्स एक्ट के, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, या हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. तो आपको क्या लगता है किसके अंतर्गत किया गया है, जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो ले डाउन किए गए हैं द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 87. द मेन पर्पस ऑफ पासिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या मेन पर्पस था इस एक्ट को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर मिलनी है, टू कोऑर्डिनेट एक्शंस by the state government to restrict the area of industries to constitute the authority, ye to comply with the Stockholm Conference.
किस चीज़ की पावर जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाएगा यहाँ पे, तो टू कॉन्स्टिट्यूट के वो अथॉरिटी बना सके। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक्ट पास करके ये पावर मिली कि वो उसके लिए, किसके लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। हमारा क्वेश्चन 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट एनफोर्स द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन विद इमीडिएट इफेक्ट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो इस एक्ट को, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन को इमीडिएट इफेक्ट के साथ इन्फोर्स नहीं करता है? जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश जो है वो इसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ क्या नहीं करता, इफेक्ट में नहीं लेके आता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द गवर्नमेंट्स फंडामेंटल एनवायरमेंटल पॉलिसी बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ गवर्नमेंट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस में, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल किसके केस में ऐसा देखा गया था, इसको फंडामेंटल माना गया? एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, जो कि क्या बात करता है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड्स बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड वॉज सैड बाय। तो ये किसके द्वारा किया गया था कि अर्थ जो है वो इनफ टू सेटिस्फाई एवरी वंस नीड, मतलब अर्थ जो है वो सब कुछ प्रोवाइड करती है जो एक इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन हर इंसान की जो लालच है उसको पूरा नहीं कर सकती। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बी रीड एज पार्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑब्जर्व्ड सुप्रीम कोर्ट इन। सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है एज अ पार्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के पार्ट की तरह से रीड की गई थी। तो किस सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये ऑब्जर्व किया था? लार्ज ओमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टीएन गोदावरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, समाज परिवर्तन समुदाय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, या उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस एमओईएफ? तो किस केस में बोला गया था? तो लार्ज ओमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 92, 92 क्या बात करता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजर फॉर वायलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ इज बेस्ड ऑन। सो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी कॉर्पोरेट मैनेजर की, किसके लिए, वायलेशन करने पे पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ को, तो वो बेस्ड होगी प्रिजम्पशन पे, मेंस rea पे, मोटिव पे, या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे? तो वो जो बेस्ड होगी वो होगी प्रिजम्पशन पे बेस्ड होगी। ठीक है। नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बात करता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मोनिस्ट? ट्राइपल एंजिलोथली, या फिर जॉन ऑस्टिन, या हैंस कैल्सन? तो हैंस कैल्सन जो थे वो एक मोनिस्ट थे। 94 क्वेश्चन नंबर, ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी एक्सटेंड टू। तो जो ब्रेथ है किसकी, टेरिटोरियल सी की, वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है? 3 नॉटिकल माइल्स तक, 9 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, या फिर 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी की, तो वो क्या होगी, 12 नॉटिकल माइल्स होगी बेस लाइन से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 95, क्या बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस? इनमें से कौन सी जो है यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में काउंट नहीं होती? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में काउंट नहीं होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या बात करता है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंटर इनटू
फोर्स ऑन, तो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो कब फोर्स में आया था? 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर 1945 को, 14 नवंबर 1945 या 23 अक्टूबर 1945? तो ये आया था 24 अक्टूबर 1945 को। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बात करता है? विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ? तो कौन सा आर्टिकल जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का कंटेन करता है लिस्ट ऑफ सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ का? आर्टिकल 38, आर्टिकल 36, आर्टिकल 34 या फिर आर्टिकल 35? कौन सा करता है? तो आर्टिकल 38 जो है वो लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की क्या करता है? कंटेन करता है सोर्सेज का। क्वेश्चन नंबर 98, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग सिंस? 1946 से स्टार्ट किया, 1945 से, 1948 से या फिर 1947 से? कब से स्टार्ट की है इसने अपना फंक्शनिंग करना आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने? तो वो स्टार्ट की थी 1946 थे। ऑलराइट, 1946 से उसने ये फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 99, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वाज एस्टैब्लिश इज इन? कब हुई थी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एस्टैब्लिश? 1919 में, 1920 में, 1921 या 1945 में? तो कब हुई थी? 1920, 1920 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से रिलेट कर रहे हैं? आईसीजे से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, कि कौन सी लिस्ट में जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो बताया गया आर्टिकल 38 में। ठीक है, कौन कब से ये स्टार्ट करना शुरू हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? 1946 से। और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कब इस्टेब्लिश हुई? 1920 में इस्टेब्लिश हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 ये बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस क्लियरली सपोर्ट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन? तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग केसेस क्लियरली सपोर्ट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन को? आर वर्सेस कीन, लूथर वर्सेस शुगर एंड काउ, या फिर ट्रेंटेक्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया, बैंक ऑफ इथियोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट? तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ट्रेंटेक्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया, तो इसमें क्या बोला गया? क्लियरली सपोर्ट किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन को। तो गाइज ये हमारा जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये ज़रा सी भी बेनिफिशियल लगी है वीडियो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।